हेलो जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो सब? पढ़ाई सही चल रही है आप सबकी? स्टार्ट किया जाए, बताओ। करें? आगे सब बच्चे पूरी एनर्जी के साथ आए हो? हाउस द जोश, हाउस द जोश। हाई और लो, हाई और लो, फुल हाई, हाईएस्ट, बहुत बढ़िया लक्ष्य, ऐसी स्पिरिट चाहिए। वेरी हाई, बहुत बढ़िया, फुल हाई, हाई पे हाई, हाईएस्ट हाई, फलाना क्या क्या लिखे जा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट किया जाए। देखो, आज मैं तुम्हें क्वेश्चन से कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है? कुछ बच्चों को थोड़ा डर भी लगता होता है, ठीक है? स्टार्टिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं है, डर लगना जायज है, लेकिन उस डर को हावी नहीं होने देना। समझ रहे हो? डर को हावी मत होने देना अपने ऊपर। मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले आज मेरी बात सुनो, ठीक है? पहले ये बात समझना जरूरी है, पहले ये बात समझना जरूरी है। दो या तीन टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक है? मैं एक है मान लो, ठीक है? एक है मेरा, ठीक है? एक का नाम है, क्या नाम रखूं? चलो अच्छा सा नाम रखते हैं, कुछ नाम में भी टेंशन हो रही है, ठीक? कौन होगा ये? ठीक है, ये मान लो है मेरा बबलू, ठीक है? एक है मेरा चिंटू, एक है मेरा मिंटू। ध्यान समझना, तीन बच्चे हैं, ठीक है? ये बबलू है, ये है चिंटू, ये है मिंटू। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इनमें से आईआईटीएन कौन बनेगा या बढ़िया डॉक्टर कौन बनेगा, बताता हूँ। अभी से तुम्हारी तैयारी हो जाती है, ध्यान से समझना, ठीक है? बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। फिर तुम्हें अपने आप को सोचना है, तुम्हें किस कैटेगरी में रखना है अपने आप को, ठीक है? बबलू कौन है? बबलू वो है, वो क्लास अटेंड करता है, बहुत बढ़िया, क्लास अटेंड किया, ठीक है? क्लास अटेंड किया उसने, ठीक है? उसके बाद वो डीपीपी वगैरह जो भेज रहा हूँ, ठीक है, वो कर ही नहीं रहा, बस क्लास अटेंड कर, ठीक है? एक है मेरा चिंटू, वो क्लास अटेंड कर रहा है, ठीक है? डीपीपी दे रहा हूं, वो कर रहे हैं, ठीक है? क्लास के जो नोट्स है, जो क्लास के क्वेश्चंस है, वो भी कर रहा है, बहुत बढ़िया। वो क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे कोई डाउट आता है, जैसे ही डाउट आता है, वो डायरेक्टली टीचर को भेज देता है। ये बहुत बढ़िया, अच्छा बच्चा है चिंटू भी, बहुत बढ़िया बच्चा है, ठीक है? अपना चिंटू भी लाजवाब है, ठीक है? उसके बाद आएगा मिंटू। मिंटू क्या, क्लास अटेंड कर रहा है, बहुत बढ़िया। क्लास के नोट्स को रिवाइज कर रहा है, बहुत बढ़िया। क्लास नोट्स के क्वेश्चंस को दोबारा कर रहे हैं,
ठीक है, उनको दोबारा कर रहे हैं क्लास के बाद बिना देखे, बहुत बढ़िया। उसके बाद डीपीपी भी कर रहे हैं, बुकलेट भी कर रहे हैं, ठीक है, बुकलेट तो ये भी कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, डीपीपी बुकलेट तो ये दोनों कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। अब ध्यान से समझना फर्क क्या है इन दोनों में। कोई बच्चे को दिख रहा है इन दोनों में फर्क क्या आएगा? चिंटू और मिंटू में फर्क क्या होगा? फर्क ध्यान से समझना, इसको भी डाउट्स आ रहे हैं, वो टीचर को भेज रहे हैं। कोई बता सकता है इन दोनों में फर्क क्या होगा? फिर इन दोनों में फर्क क्या है? एक तो यही हो गया कि भाई वो नोट्स को दोबारा अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, क्लास के क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हैं, उसके बाद डीपीपी और बुकलेट कर रहे हैं, ठीक है। पहले वो ये चीज करता है, पहले वो क्लास के बाद ये करता है, फिर ये, फिर ये और फिर ये, ठीक है। ये बच्चा क्लास के बाद डायरेक्ट डीपीपी करने लग जाता है उसके क्वेश्चंस, समझ रहे हो? मतलब वो पहले क्लास के नोट्स को अच्छे से नहीं करता, उसको होता है मैं कर लूंगा बाद में, मुझे आता है, क्लास में समझ आ गया मतलब कर लूंगा। फिर होता क्या, मेरी बात सुनो, वो जब करता है डीपीपी या बुकलेट, उसको क्लास में लगता है मुझे सब समझ आया था। वो समझ इसलिए आया होता है क्योंकि भाई मैं सामने लिख रहा होता हूँ, तो समझ आ जाता है, हर बच्चे को आ जाता है, ठीक है। फिर वहां पर क्या होता है, वहां पर वो बच्चा जब खुद करता है, उस टाइम पर उसका सोल्यूशन तो होता नहीं, उस टाइम पे वो बोर्ड पे भी नहीं देख सकता, उसको अपना दिमाग लगाना है। जैसे क्वेश्चन देखता है, करेगा वो 50 क्वेश्चन, मान लो कई बच्चे से हो जाते हैं 25 क्वेश्चन, कई से मान लो 40 भी हो गए, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। 25 भी हो गए, 40 भी हो गए, जिसको बहुत अच्छे से क्लास में समझ आ गया होगा वो 40 कर गया होगा, जिसको नहीं आया होगा वो 25 किया होगा, वो बस, ठीक है, करता गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ क्या, ये बच्चे के जब 25 होंगे वो डिमोटिवेट हो जाएगा। डिमोटिवेट क्यों हो जाएगा? उसको लगेगा यार मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे। वो ये नहीं सोचेगा कि भाई मेरी क्या गलती है, उसे लगेगा मुझे समझ ही नहीं आया। समझ आया, उसे आया है तो ही वो क्लास में समझ रहा था। फर्क क्या है, वो उसके बाद उन क्वेश्चंस को दोबारा अपने हाथ से नहीं कर रहा, उन क्वेश्चंस को दोबारा सबने हाथ से करना है, क्लास के बाद पक्का करना है उसी दिन। डीपी भी करो ना करो, उन क्वेश्चंस को तो पक्का ही करना है सबसे पहले, अब बिना देखे, ठीक है। उसके बाद इस बच्चे को भी मान लो 50 क्वेश्चन किए, ठीक है, 40 हो गए, ठीक है, ये भी सेम है। मान लो इसके भी 40 हो रहे, इसके भी 40, वो भी मान लो सेम हो गया। अब फर्क क्या आएगा, ये बच्चा क्या करेगा, जो 10 डाउट आया ना, 10 डाउट एक बार ट्राई किया, नहीं हुआ, लग रहा है मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, टीचर को भेज देगा। वो कहेगा टीचर करके भेज देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें क्या टेंशन है, टीचर अपना करके दे देंगे, मैं देख लूंगा, फिर समझ आ जाएगा। ये बच्चा क्या करेगा, ये कहेगा कि नहीं, पहले मैं इसको 4-5 बार ट्राई करूंगा, 4-5 ट्राई बाद के बाद अगर नहीं हो पाएगा, बिल्कुल फिर भी नहीं हो पा रहा, फिर जाके सर को भेजूंगा। और होगा क्या, जब वो जो 10 क्वेश्चन बचे हैं उनको 3-4 बार ट्राई करेगा, उसमें से कम से कम 3, 4 या 5 तो पक्का कर देगा, क्या पता 6-7 भी कर ले। जब वो 4-5 बार ट्राई करेगा ना, उससे ये कम से कम हो जाएंगे, चाहे एक ही हो, कम से, चलो 10 से 9 तो हो गया। लेकिन जो उसने एक क्वेश्चन किया है, उसे भी नहीं पता उसने क्या बड़ी चीज हासिल की है। उसने वो चीज हासिल की है कि उसे लड़ना आ गया, मतलब उसे हार मानना नहीं सीख रहा इससे। जब वो ये कर रहा है ना, उसका माइंड उसको डेवलप कर रहा है, वो अपने माइंड पर प्रेशर डाल रहा है कि तू सोच। जब वो सोचेगा, माइंड का एक्सपेंशन होता है, फिर नई नई प्रॉब्लम्स आएगी। जब जैसे फिजिक्स में तो तुम्हें पता है कितने अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां पर दिमाग आना चलता है। जो बच्चा ये कर रहा है ना, सीधा टीचर को भेज देता है, इसका मतलब वो ट्राई नहीं करना चाह रहा। अब जो यहाँ ट्राई नहीं कर रहा, पेपर में कोई अलग क्वेश्चन नहीं आना, ऑब्वियस सी बात है, वहां रिपीट तो नहीं होते। जब फाइनल पेपर होगा वहां पर भी वो हार, मतलब वो सोच के जाएगा नहीं होगा तो छोड़ दूंगा। लेकिन ये बच्चा जो होगा उसमें इतना जज्बा होगा कि भाई नहीं होगा, मैं उसको छोड़ने नहीं वाला। और यहीं से ही तुम्हारी शुरुआत होती है आईआईटीएन या एक डॉक्टर बनने की, कि वो बच्चा हार ना माने। और क्योंकि फ्यूचर में जाके भी जब तुम कोई आईआईटी में जा रहे हो या आगे जाकर कहीं कंपनी में प्लेस्ड हो रहे हो, वहां पर भी तो यही होने, वहां पर भी तो तुम्हारे को एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा। वही बात होगी, मान लो तुम्हें एक इंजीनियर बन गई, इंजीनियर, वहां पर तुम्हें क्या करना है, कोई चीज बनानी है, खुद बताओ। अगर तुमने पहली बार बनाई नहीं बनी, छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। और वो आईआईटी वाले बच्चों का उन्हें पता होता है, वो यही जज्बे की वजह से आए होते हैं आईआईटी तक। आईआईटी तक इसी की वजह से पहुंचते हैं, उन्हें लड़ना आता है। अगर वो लड़ रहे हैं तो समझ जाओ भाई वो आईआईटी पहुंचेंगे। अब आईआईटीएन को इसलिए तो लेते हैं, उन्हें पता है इसको अगर कुछ नहीं होगा ना, ये कुछ दूसरा सॉल्यूशन सोच लेगा, क्योंकि वो अपना 11वीं 12वीं में दिमाग इतना घिसा क्या है कि उसको कोई दिक्कत नहीं होती उन्हें। और जो नॉर्मल कॉलेज में जाते हैं उन्हें भी तभी तो कम पैसे देते हैं उन्हें। आईआईटीएन को ज्यादा पैसे क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनमें सोचने की शक्ति होती है, और वो 11वीं 12वीं में ही आती है। जो 11वीं 12वीं में ये चीज करता है वही तो आईआईटी में जाता है, और आईआईटी में तभी जाएगा क्योंकि वो जब वो पढ़ेगा अच्छे से। समझ रहे हो? इन दोनों में, चिंटू और मिंटू में क्या फर्क था? मुझे बताओ, कौन चिंटू बनना चाहता है? चिंटू कौन बनना चाहता है?
बोलो भाई, बनना चाहता है कोई चिंटू? बबलू बनना चाहता है कोई? बबलू, बबलू बनना चाहता है? जो बबलू की तरह रहेगा वो फिर यहीं जाएगा आरपीआई आईआईटी या दून वाली, ठीक है। वहां से फिर पैसे भी नहीं मिलते, 5-5 10-10 हजार रुपए की जॉब मिलती है, क्योंकि उन्हें पता है भाई इसने नकली डिग्री ले रखी है, सोच ही नहीं सकता वो कुछ। लेकिन जो मिंटू है, मिंटू को तभी तो जाके सारे लोग लेना चाहेंगे कि भाई हमारी कंपनी में है। तो अपने आप को थोड़ा बदलो, समझ रहे हो सब? अपनी वैल्यू बढ़ानी है ना, तो अपने आप को घिसाओ। डायमंड की वैल्यू क्यों होती है? क्योंकि उसको इतना घिसा जाता है, तभी वो डायमंड बनता है। समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है सबको? अपना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखो माइंड कि भाई मुझे हार नहीं माननी, बस क्वेश्चन नहीं हो रहा 10 बार करूंगा। कृतिका एनसीईआरटी रीड करो, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी करनी चाहिए। एनसीईआरटी का अभी मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि अभी उसके अंदर टॉपिक्स आगे पीछे हो गए होंगे, क्योंकि हम अलग तरीके से चलते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से चलते नहीं हम, ठीक है। टॉपिक आगे पीछे हो जाएंगे, फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो। अब समझ गए सबका गोल क्या है? सबने क्या बनना है, जल्दी बोलो। कौन था ये बंदा, मैं नाम भी बोला, चिंटू, मिंटू। सब मिंटू की तरह बनेंगे, बोलो। सब मिंटू बनेंगे। अब हार नहीं मानोगे, आज मैं डीपी भी भेजूंगा, देखते हैं कौन बच्चा। ये नहीं नेट से टेप दो कि क्वेश्चन आओ भाई नेट से टेप देते हैं, भाई हमने तो करके भेज दिया, मुझे नहीं दिखाना भाई, अपने आप क्लियर करना है। पैसे तुम्हें मिलना है, मुझे नहीं मिलने जब तुम आगे जॉब करोगे, ठीक है। मुझे नहीं दिखाना, अपने आप को दिखाना है, प्रूव करना है। क्लियर है ना? नाउ हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश, जल्दी बोलो भाई। हाउस द जोश, फुल हाई, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अपने आप को आज से नए सिरे से स्टार्ट करो। मुझे पता है तुम्हारी क्लास में चिंटू बहुत है, हर क्लास में होता है, ये तुम्हारा नहीं है, ठीक है। ये भी होते हैं बबलू भी, लेकिन तुम्हें मिंटू बनना है, समझ रहे हो? सबने आप मिंटू की तरह काम करना है, अपने दिमाग को घिसाना है, घिसाओगे तो ही बढ़िया बनोगे। बड़े, पहले बता दो, कुछ एक दो बच्चे नए भी थे शायद, कौन कौन है नया बच्चा? एक बार बता दो उसका नाम क्या, नया बच्चा कौन कौन है, जल्दी बोलो, फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने 10 मिनट वैसे कर लिए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा मोटिवेशन ज्यादा जरूरी है। उसका बेटा नए हो, प्रभजोत नए हो, लावण्या, 3 बच्चे नए हैं, कोमल, 4-5 बच्चे, पहली क्लास है क्या तुम सबकी? बेटा भी ध्यान से सुनना मेरी बात, आज क्लास में समझ नहीं आएगा तो टेंशन ना लेना। हुआ क्या है एक्चुअली में, मैंने तुम्हें लेक्चर नंबर 1 और 2 भेज दिया था, 3 में भेज नहीं पाया क्योंकि वो भी अपलोड नहीं हुआ, गलती से मिस हो गया, ठीक है। वो सर ढूंढ रहे थे, वो मिल जाएगा। 4 अपलोड हो चुके हैं, 3 नहीं हुआ, इसलिए मैंने भी 4 भी नहीं भेजा, ठीक है। अभी 4 ही क्लासेस हुई है, पहली दो तो तुमने देख ली होगी उम्मीद है। अगर पहली दो देख लिया है तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए होंगे। थर्ड अभी आया नहीं था, अपलोड नहीं हुआ, हो तो चुका है लेकिन अपलोड नहीं हुआ वो, ठीक है। अपलोड होगा तो मैं वो भेज दूंगा, ठीक है। फोर्थ अपलोड हो चुका है, ठीक है। वो गलती से थर्ड मिस हो गया एक बार। देख लिया बच्चों, बताओ 1-2 देख लिया? 1-2 देख लिया? अब एक और चीज समझाना चाहूंगा, एक छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज, ठीक है। एक अलग नजरिया है, ठीक है, अलग नजरिया, पहले में मत जाना, ठीक है। नजरिया क्वेश्चंस को देखने का, ठीक है, ऐसे भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जिन्होंने आज ग्रुप, कोई बात नहीं, आज ही क्लास को एंजॉय करो, जितना समझ सकते हो समझो, क्योंकि मैं लेक्चर भेज दूंगा उसके बाद कल से तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कल तक पहला और दूसरा तो पक्का देख लिया होगा सबने। कोमल आपने नहीं देखा, मैं भेज दूंगा, मुझे मैसेज कर दो, नए बच्चे हैं ना, अपने नाम के साथ और ग्रुप के साथ मैसेज कर देना, मैं उसको पर्सनली भी भेज दूंगा, वरना ग्रुप पर तो डाल ही दूंगा, ठीक है। अब मैं अलग नजरिए से एक चीज दिखाने वाला हूं तुम्हें, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट नजरिया ये भी, इससे क्वेश्चन कई बार छोटे हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ एक H2O है, क्या है? एक H2O, मुझे बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ एक H2O है, उसके अंदर कितने हाइड्रोजन होंगे, बताओ कितने हाइड्रोजन है एक H2O में? दो, सबको दिख रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ 2 हाइड्रोजन एटम है एक H2O मॉलिक्यूल में, 2 हाइड्रोजन एटम है। बोलो, ये ट्रिपल इक्वल टू का मतलब बस इतना है कि विच इंप्लाइज, ठीक है। बस मैंने उसको लिखना नहीं चाह रहा था इंग्लिश, तो मैंने लिख दिया 1 H2O मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, समझ रहे हो? बस बोलने का तरीका है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसमें ऑक्सीजन की बात करूं, कितने ऑक्सीजन है? एक, तो मैं बोल सकता हूं 1 ऑक्सीजन एटम, बोलो हाँ यहाँ, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें बोल दूं 2 H2O मॉलिक्यूल है, दो, कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? 4। कैसे निकाला तुमने? तुमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, बोलो हाँ या ना?
और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर मैं 3 बोल दूं, 3 बताओ कितने होंगे। 6 कैसे आया, 3 इंटू 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 इंटू 1 ऑक्सीजन, बोलो हाँ या ना, यही होगा। अब मुझे बताओ, ऐसे करते करते अगर मैं Na ले आऊं, NaH2 मॉलिक्यूल्स ले आऊं, Na समझते ना, एवोगैड्रो नंबर, तो मुझे बताओ कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, बोलो कितने हो जाएंगे। Na इंटू 2 बोल सकता हूं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और मैं क्या ये बोल सकता हूं, Na इंटू 1 ऑक्सीजन एटम, बोलो इतनी बात क्लियर है सबको। ठीक है, मुझे बताओ NaH2 का मतलब क्या होता है, NaH2 क्या है, ये NaH2 का मतलब क्या है, जल्दी बोलो। 1 मोल, समझ रहे हो, NaH2 का मतलब क्या है, 1 मोल। तो मैं क्या इसको 1 मोल बोल सकता हूँ, 1 मोल H2। 2Na का मतलब क्या है, 2Na का मतलब 2 मोल, तो मैं बोल सकता हूँ उसके अंदर 2 मोल हाइड्रोजन है। ठीक है, अब मुझे बताओ 1Na का मतलब क्या है, 1 मोल ऑक्सीजन है। तो मैं कई बार क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं ये बोल सकता हूं कि 1 मोल H2 में 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है, बोले इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब अगर जैसे मैं बोल दूं H2SO4 है, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पर कहां लिखूं, यहां लिख रहा हूं, मुझे बताओ 1 मोल H2SO4 में कितने मोल हाइड्रोजन होंगे, कितने मोल हाइड्रोजन होंगे, ऑब्वियस सी बात है 2 मोल, दिख रहा है ना, देखो एक हाइड्रोजन में 2 है, तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 मोल, समझ रहे हो। तो मैं 2 मोल हाइड्रोजन बोल दूं, कितने मोल सल्फर, कितने मोल सल्फर, 1 मोल, क्योंकि दिख रहा है मुझे एक में एक होता है, तो 1 मोल सल्फर होगा, बोलो आया। मुझे बताओ 1 मोल इसमें कितने ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन, 4 मोल, बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत बढ़िया बच्चे हो। ठीक है, आज से तुम तो बन गए मिंटू, ठीक है, ऑक्सीजन, बोला क्लियर है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देता हूं, अगर मैं तुम्हें बोल दूं मैं तुम्हें अगर दे रहा हूं Al2SO4 3, ठीक है, Al2SO4 3 है, ठीक है, मैं ब्रैकेट हटा रहा हूं, मुझे बताओ इसके 1 मोल में, ठीक है, इसको कहां लिखो यार, यहां पर लिख रहा हूं, इसके 1 मोल Al2SO4 3 में कितने मोल एल्यूमिनियम होंगे, कितने मोल, 2 मोल, बोलो हाँ या ना। कितने मोल सल्फर होंगे, कितने मोल सल्फर, दिख रहा है सबको, 3 है, देखो 3 मैंने बाहर लिखा हुआ है, ठीक है, तो 3 मोल सल्फर, कितने मोल ऑक्सीजन, 12, बहुत बढ़िया यार, लाजवाब बच्चे तुम, 12 मोल ऑक्सीजन, इतनी बात समझ गए, सबको बात समझ आ गई, बोलो क्लियर है। नोट भी कर लो फटाफट इसको, फिर एक चीज बता रहा हूं, ये बहुत ही अलग नजरिया है क्वेश्चन को करने का, भी सिखाता हूं कैसे, कर लो, नोट कर लो बेटा, फिर सिखाता हूं इसको यूज कैसे करना है। नहीं बेटा तनिषा, नहीं नहीं नहीं, पीओएसी तो बेटा भी बहुत दूर है, वो तो मैं लास्ट में कराऊंगा सबसे। नोट कर लिया, हमारा आज का लिमिटिंग रेट वो कौन है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आज का कौन रहेगा, प्राची आप या और कोई। कर लिया, धैर्य बताओ भाई, धैर्य करो भाई, करो करो करो। और सबसे पहली बात, क्लास जब तक एंड ना हो, कई बच्चों को पता क्या होता है, एक दो बच्चे होते हैं वो क्लास में ना एंड में 5 मिनट पढ़े ना पहले चले जाएंगे कि चलो 5 मिनट ही बचे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वो 5 मिनट ही होते हैं, क्यों,
क्योंकि वो जो 5 मिनट में कराया जाएगा ना, अगले दिन वहीं से स्टार्ट होता है। तो जिसको लास्ट का ही नहीं पता वो अगले दिन कैसे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि लास्ट का भागना नहीं है। कई 4-5 बच्चे ना ऐसे कई बार निकल भी जाते हैं कि चलो यार 5 मिनट बचे, पहले चले जाते हैं। ठीक है, भूख लगी है, ठीक है, पेट पेट बुला रहा है, चूहे कूद रहे हैं, रोटी खाते हैं, फिर अगले दिन रोटी हजम नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाई समझ नहीं आएगा अगले दिन। और रिकॉर्डेड लेक्चर तुम्हें पता है एक दिन भी लग जाता है कई बार। ठीक है, तो फिर तुम्हें अगले दिन रिकॉर्डेड लेक्चर के भरोसे भी नहीं बैठ सकते। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर तो इमरजेंसी के लिए बस। कर लिया नोट सबने? बढ़ू आगे? चलो, अब अगर आगे बढ़ना, अब मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन देखो मैं क्या पूछूंगा। अब ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, शायद मैंने कल भी दिया होगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आज भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट नंबर ऑफ, ठीक है ऐसे लिख देता हूं, कैलकुलेट नंबर 1, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ SO3, दूसरा नंबर ऑफ एटम्स टोटल, तीसरा पार्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। ठीक है, यहाँ SO3 की जगह कोई और लिख लो। ठीक है, SO3 की जगह तुम यहाँ ले लो। ठीक है, कोई अच्छा सा और दे देता हूँ ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। सिंपल ही ले लेता हूँ, चलो क्या, चलो H2SO4 ले लेता हूँ। ठीक है, ये भी इन 9.8 ग्राम सैंपल। इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं रब कर दूंगा इसको। इस क्वेश्चन को फटाफट नोट करो, मैं रब करूंगा इसको। एक तुम्हें आता है, तुम कर सकते हो इस क्वेश्चन को, एक बार खुद करो। वैसे तो तुम्हें ना, मैं तुम्हें 2 मेथड से सिखाऊंगा अभी। ठीक है, अभी तो तुम करो इसको अपने मेथड से जो तुम्हें आता है, मैंने सिखा रखा है पहले, हमने बहुत क्वेश्चन किया ऐसे। बेटा नंबर ऑफ टोटल एटम्स, नंबर ऑफ टोटल एटम्स है। ठीक है, हटा दो टोटल एटम्स। बेटा जो नए बच्चे हैं ना, तो जितना समझ आ रहा है समझने की कोशिश करो। ठीक है, कोई बात नहीं, कल से अच्छे से पूरा समझ आ जाएगा, लेकिन ट्राई करना। ठीक है, आसान है, सब कुछ समझाऊंगा। अभी जितना बताया वो तो समझ ही गए होगे। जिसने 1 और 2 वीडियो देख ली, टेंशन ना लो। ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा। बस आज थोड़ा सा पेशेंस रखना बस। नोट कर लिया सबने क्वेश्चन? ट्राई भी करने लगे? बोलो जल्दी बेटा, नोट तो जल्दी करो यार। हो गया नोट? सबने कर लिया नोट तो? चलो, देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना। मैंने 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, तो पहला तरीका है तरीका 1। ठीक है, या फर्स्ट टाइप, पहले तरीके से देखते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या दिया तुम्हें, 9.8 ग्राम H2SO4। बोलो हाँ या ना, जो तुम्हें आता है, पहले पहले भी करवा रखा है, दोबारा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से। पूछा है मैंने नंबर, नंबर पे मुझे पहुंचना है। कहां से जाना है? वेट से। मुझे बताओ मेरा जो वेट है और मेरा नंबर है, उन दोनों को मुझे अगर पहुंचाना है तो रास्ते में राजा के पास हाथ जोड़ने पड़ेंगे। बताओ राजा कौन है? बोलो भाई राजा कौन है, फटाफट बोलो। राजा मोल। मतलब पहले मुझे मोल निकालना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, सबको पता है? सबको पता है ना? ठीक है, सबको पता है मोल राजा अपना, सबको पता है ना? देखो अब देखो, मुझे गिवन मास गिवन है, निकालना नंबर, तो मुझे जाना यहां से यहां तक, तो मुझे पहले मोल निकालना पड़ेगा। बोलो ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, मैं अगर इसमें मोल्स निकालू क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू n बाय n गिवन मास बाय मोलर मास। बोलो ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरा 9.8 डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है 98, कितना बन जाएगा 0.1 मोल। यही आ रहा है। बोलो मुझे बताओ ये 0.1 मोल n बाय n के बराबर भी होगा? बोलो आया ना? ये 0.1 मोल n बाय n के बराबर भी होगा? बोलो, तो यहां से मेरा n क्या आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, 0.1
Na। बोलो हाँ या ना। ये मेरा 0.1 Na क्या है? 0.1 Na क्या है? जल्दी बोलो। 0.1 Na क्या है भाई? मोलिक्यूल्स, बहुत बढ़िया। मोलिक्यूल्स आ गए मेरे किसके? OH2SO4। बोलो हाँ या ना। तो मेरे पहले पार्ट का आंसर आ गया ये। पहला पार्ट ये पूछा था कितने मॉलिक्यूल्स है, बोलो। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन में पूछा है? उसके बाद उसने पूछा है टोटल एटम्स बताओ, टोटल एटम्स मुझे बताओ। एक H2SO4 में टोटल कितने एटम्स हैं? एक H2SO4 में टोटल कितने एटम्स हैं? टोटल कितने एटम्स हैं? 4 सल्फर, तो 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर, 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए? 7। तो मुझे बताओ, अगर एक H2SO4 में 7 एटम है तो इतनों के पास कितने होंगे? इतनों के पास इंटू 7.7 Na। आगे आंसर क्या किसका? टोटल एटम्स का। बोलो समझ गए? करवा रखा है बेटा मैंने पहले, ठीक है? तो मैं इसलिए उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें आता होगा। ठीक है, अब तीसरा पार्ट क्या था? तीसरा एटम्स ऑफ ईच टाइप। ठीक है, एटम्स ऑफ ईच टाइप। अगर मुझे सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन, मुझे बताओ मॉलिक्यूल से ही मुझे एटम निकालने हैं, बोलो। मॉलिक्यूल से निकालने, बताओ 0.1 Na मॉलिक्यूल्स के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, क्योंकि अगर एक के पास 2 है तो इतनों के पास कितना होगा? ठीक है, तो मैं इंटू 2 कर देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.2 Na। बोलो आयन। ऐसे ही अगर मैं सल्फर निकालना चाहूं, सल्फर, सल्फर कितना होगा? सल्फर मल्टीप्लाई में 1 नहीं होगा तो कितना हो जाएगा? 0.1 Na। बोलो आया ना। अगर मैं बात करता हूं अब अगली ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के कितने होंगे बताओ? इंटू 4 करूंगा, सबको आता है ना ये? 0.4 Na, सबको आता है? बोलो आया ना। सबको आता है ना? किसी को डाउट तो नहीं? ये तो एक नजरिया होगा जो मैंने पहले सिखा रखा है, सबको पता नहीं हमने पहले कर रखा है, ऐसे थे हम निकालते थे। अब मैं दूसरा नजरिया जो मैंने आज सीखा है, दोबारा बोल रहा हूं, जो मैंने आज नजरिया सीखा है उससे करते हैं। समझ रहे हो? है यही चीज, लेकिन वो थोड़ी कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है, अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, कुछ फर्क नहीं आएगा। बढ़ू आगे, रब कर दो इसको, तो कोई टेप तो नहीं रहा। और क्लास में टेप ना कम करो, अपने आप किया करो क्वेश्चन को। टेपने से ज्यादा इसको तुम्हें अपने आप कर लेना चाहिए, कोई टेपने वाला बच्चा होना नहीं चाहिए। वैसे नए बच्चे फिर भी नोट कर लो इसको, कोई बात नहीं, सीख जाओगे। कर लिया बेटा? बता दो। अब अलग नजरिए वाले पे आते हैं, मेंटोस जिंदगी पर आते हैं, मेंटोस जिंदगी। ठीक है, तो आम जिंदगी वाला मेथड है, अभी मेंटोस वाले पे चलते हैं। लावण्या बेटा, Na है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, Na का मतलब है एवोगैड्रो नंबर। मैंने यहां मल्टीप्लाई नहीं किया उससे, मैंने उसको Na में छोड़ दिया आंसर। ओके, कर लिया नोट बच्चों? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं अलग नजरिए पे चलता हूं, अलग नजरिए पर देखते आइए कैसे होगा। देखो, मुझे बताओ, मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं एक मोल H2SO4 है, 1 मोल H2SO4, मुझे बताओ उसमें कितने मोल हाइड्रोजन होंगे? बोलो। 2 मोल हाइड्रोजन होंगे, बोलो। मैंने डायरेक्टली यहां पर एटम निकाल लिया पहले। ठीक है, और मैं ये बोल सकता हूं उसमें 1 मोल सल्फर होगा, बोलो। और उसमें 4 मोल ऑक्सीजन होंगे, बोलो हाँ या ना। अलग नजरिया है बस ये। ठीक है, ऐसे बोल सकता हूं, बोलो। अभी सिखाया था मैंने ये। ठीक है, अब मुझे बताओ 9.8 ग्राम में कितने मोल्स है? 9.8 ग्राम्स में 9.8 डिवाइड बाय 98, बोलो आया ना, कितना आ जाएगा? 0.1। तो मुझे बताओ 0.1 मोल में, 0.1 मोल H2SO4 में कितने मोल हाइड्रोजन होंगे? 0.2। तो 0.2 मोल हाइड्रोजन। कितने मोल सल्फर होगा? कितने मोल सल्फर होगा? 0.1 मोल। कितने मोल ऑक्सीजन होगा? बेटा पेपर में तो वो इतना पूछता भी नहीं है, मैं तो तुम्हें सबके बारे में बता रहा हूं। पेपर में कभी वो इसका पूछ लेगा, कभी इसका पूछ लेगा, कभी इसका। मैं तो एक ही लाइन में सारे बता रहा हूं।
कि हम एक इकट्ठे कर लेते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, ये समझ रहे हो ये 0.1 से इतना इतना क्यों आया, समझ रहे हो? एक मोल से अगर इतना इतना तो 0.1 से क्या होगा, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? बताओ। अब मुझे बताओ इनडायरेक्टली मैंने तुम्हें सिखा रखा है मोल्स को अगर मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाता है। बोलो आया, सबको पता है? बोलो, सबको पता है? अगर मैं Na और मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाता है, या जो भी होता है पार्टिकल्स। अगर मैं 0.1 मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 0.1 Na मोलिक्यूल्स। बोलो आया ना? ये आएगा। मुझे बताओ इसको अगर मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूं क्या आ जाएगा? 0.2 Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। बोलो आया ना? क्योंकि एटम्स है तो एटम्स आएंगे। इससे क्या आएगा बताओ? इससे अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आ जाएगा? 0.1 Na एटम्स किसके? ऑफ सल्फर। बोलो आया ना? इसको अगर मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? 0.4 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बोलो आया ना? तो अब देखो तुम्हें पता भी नहीं चला, तुम्हारे आंसर आ चुके हैं, तुम्हें पता भी नहीं चला। पहले का आंसर क्या हो गया? पहले पॉइंट का आंसर हो गया पहले का ये 0.1 Na। ठीक है, तीसरे वाले का आंसर है, तीसरे वाले में इतने हाइड्रोजन, इतने हमारे सल्फर और इतने ऑक्सीजन। अगर आप टोटल करना है, टोटल करना तो क्या करूंगा मैं? इन तीनों क्या कर दूंगा ऐड। कितना आ जाएगा टोटल? कितना आ जाएगा? 0.7 Na। ये क्या आंसर हो जाएगा टोटल का? क्योंकि टोटल एटम्स भी पूछा ना, तो टोटल एटम्स का मतलब क्या हो गया? मैंने इन सबको ऐड कर दिया। समझ रहे हो? बोलो, ये अलग नजरिया था इस क्वेश्चन को देखने का। ठीक है, बोलो क्लियर है? ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम ये लो या वो लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई धक्का नहीं है कि तुम्हें इसी से करना है। मैंने तुम्हें सिखाना था क्योंकि आगे जाके ना कई बार मैं ऐसे लिख दूंगा कि एक मोल में इतने मोल ये है, तो इसलिए मेरे को ये वाली चीज सिखानी थी, क्योंकि आगे कई बार निकल जाती है ये वाली बात। समझ गए सब? बताओ, सबको क्लियर है? अब एक क्वेश्चन करके दोगे मुझे? अगर मैं अभी क्वेश्चन दूं एक, बेटा आंसर सेम ही है, उसमें भी तो ये आया होगा, उसमें भी यही आया था आंसर। अब एक क्वेश्चन तू करोगे? बेटा 0.7 है ना इसमें, देखो 0.2 प्लस 1 4 कितना होता है? 0.7 ही तो होता है। अब एक क्वेश्चन तू करोगे? चलो इसको नोट कर लिया, नेक्स्ट करता हूं, रब कर रहा हूं इसको। ठीक है, कोशिश करना इस मेथड से करो ताकि इसकी भी आदत पड़ जाए। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, कर दूं ना? चलो तुम अपना करते रहो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है तुम्हारा, किसी मेथड से कर देना, प्रेफर करना इससे करो ताकि ये भी सीख जाओ। ठीक है, रब नहीं कर रहा, क्वेश्चन लिखो। नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, सीधा हाइड्रोजन एटम्स पूछ रहा हूं बस। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 3.42 ग्राम्स सी C12H22O11। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सुक्रोस होता है मेरे। ठीक है, मैंने सिंपल एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया ये। C12 है बेटा ये, ठीक है, ये C12H22O11 है, इसको हम सुक्रोस बोलते हैं। जो चीनी हम खाते हैं ना, चीनी घर पे चीनी खाते हो ना सब, तो ये चीनी का फॉर्मूला है C12H22O11। क्लियर है? बता दो। ये रब कर दो अब।
आंसर मिला नहीं बेटा मुझे, अभी तक मिल जाना चाहिए, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं था। देखो सिंपल सा था। पहले मैं इससे मोल्स निकाल लेता हूं, तो एन कितना आ जाएगा 3.42 डिवाइड बाय 342 होता है मोलर मास, तो 0.01। ठीक है, अब मुझे बताओ एक मोल C12H22O11 में कितने मोल हाइड्रोजन होंगे? कितने मोल हाइड्रोजन बोलो, कितने मोल बोलो भाई? 22 मोल बोलो, आया ना? अब मेरा मोल आ गया, मेरे से पूछा उसने नंबर, मोल आ गया, पूछा उसने नंबर, तो मैं इसको एन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आंसर क्या आ गया मेरा 22 एन। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, चुटकियों में हो गया। दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका वही वाला है, पहले मैं क्या कर दूंगा, वही एन बाय मोल्स निकाल लिए 0.01, ठीक है, उसको मैं एन बाय एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो एन कितना आ जाएगा 0.01 एन, लेकिन ये आएगा क्या मेरा मोलिक्यूल्स ऑफ C6H22O11, C12H22O11। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने पूछा उसमें है ना, रुको, अरे मैंने पूरा नहीं किया, रुको। ठीक है, अब इसको छोड़ो साइड में, ये तो तुम कर ही लोगे। 1 मोल में अगर इतना है तो 0.01 मोल में कितना होगा? 0.22 मोल। ठीक है, अब इसको मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो कितना बन जाएगा 0.22 एन। बोलो क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? दूसरे वाला अपने आप कर लेना, ठीक है, मैं दोनों लिखूंगा तो मिक्स कर दोगे। बेटा संचित गिवन मास बाय मोलर मास, यार गिवन मास बाय मोलर मास ये तो करते हुए आ रहे, 5 क्लास हो गई भाई। चैतन्य बेटा मैंने तुम्हें 100 बार बता दिया, एन मेरा क्या होता है, एन बाय एन ए। तो अगर मुझे एन निकालना है तो एन इंटू एन ए होता है, तो मैंने एन को एन ए से मल्टीप्लाई किया, ये मेरा एन था मोल्स, उसको एन ए से मल्टीप्लाई किया तो ही आएगा ना। तुम्हें मैंने कल भी सिखाया था कि मैं अगर ऐसे बोलूंगा तो समझ जाना, कल की क्लास में मैंने 6 बार बोली थी ये बात, और तुम ध्यान नहीं देते हो, मतलब पढ़ नहीं रहे क्लास के बाद, वही दिक्कत है, तभी तो तुम्हें दिक्कत आती है। ठीक है, बढ़े आगे। एक क्वेश्चन कर दो बस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे लिए क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लिखो, आउट ऑफ आउट ऑफ 1 ग्राम O2, 1 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम O3, which has maximum number of oxygen atoms। आंसर है, ऑप्शन है 1 ग्राम O2, दूसरा 1 ग्राम ऑक्सीजन, तीसरा 1 ग्राम O3, चौथा ऑल ऑफ दीज। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। कंसेप्ट वही है, अलग अलग निकालो सबके मोल्स, देखते हैं कितने बच्चे का आंसर सही आता है। मुझे सबसे पहले बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, उसने मेरे से क्या पूछा है, मैक्सिमम ऑक्सीजन एटम्स, गिवन क्या है ग्राम, बोलो, तो मुझे क्या करना है, ग्राम से मतलब मास से नंबर पर जाना है, तो मुझे क्या किसको पहले पकड़ना पड़ेगा, मोल्स को। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो समझ रहे हो हाँ या ना? तो पहले मोल्स निकालूंगा, ठीक है, तो मैं तीनों के मोल्स निकाल लूं, बोलो तीनों के मोल्स निकाल लूं, तीनों के मोल्स निकाल लो, चलो मोल्स निकालते हैं। ठीक है, तो मुझे अगर 1 ग्राम O2 है तो इसके मोल्स कितने बनेंगे, 1/32। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अगला मेरा 1 ग्राम O है, तो इसके मोल्स कितने बनेंगे, 1 बाय 32। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अगला मेरा 1 ग्राम O है, तो इसके मोल्स कितने बनेंगे, 1 बाय 32। ठीक है, अगला मेरा 1 ग्राम O है, तो इसके मोल्स कितने बनेंगे, 1 बाय 32। ठीक है, अगला मेरा 1 ग्राम
1/16 मोल आयन। अगला 1 ग्राम, कितने बनेंगे? 1/48। ठीक है, अब देखो अगर मेरा ये n आ चुका है, बोलो मुझे बताओ, मुझे बताओ अगर मेरा मोल कितने आ गए? ये 1/32 मोल, ये 1/16 मोल, और ये मेरा 1/48 मोल। अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या आ जाएगा? बोलो, अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा बताओ? 1/32 Na O2 मोलिक्यूल, बोलो हाँ या ना, यही आएगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? 1/16 Na ऑक्सीजन एटम्स, बोलो। ठीक है, और यहां पर अगर मैं Na से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? 1/48 NaO3 मोलिक्यूल्स। ठीक है, समझ रहे हो, जिसके मोल्स आते हैं उसी का ही मोलिक्यूल्स भी आते हैं, मतलब वो। ठीक है, बोलो क्लियर है? अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं मिला मुझे। अब मुझे बताओ, ये मेरे क्या आ गए? मोलिक्यूल्स। ये मेरे एटम्स ही है, ये मेरे क्या है? मोलिक्यूल्स। पूछा क्या मेरे से उसने? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये तो मेरे ऑक्सीजन एटम तो नहीं आया, मुझे बताओ मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? अगर मुझे ऑक्सीजन एटम निकालना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से, तो यहां मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, बोलो। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इसको करने की जरूरत है? बताओ, इसको करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि इसमें 1 नहीं है, तो चलो तुम फिर भी खुशी के लिए मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो। इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से, तो क्या बनेगा ये? 1/48 Na इंटू 3, 1/16 Na, और ये 1/32 Na इंटू 2। मुझे बताइए कितना बन गया? Na/16, ये कितने है? Na/16, ये कितने है? Na/16। तो क्या आंसर है? तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया था। हैरानी की बात तो ये, एक भी बच्चे ने। कोई बच्चा ये बोल रहा है, कोई बच्चा ये, कोई सोल्व नहीं कर रहा, अपना दिमाग चला ही नहीं रहा, वो बस तुक्के मार रहे हैं कि भाई अच्छा यहां तक बस सोल्व करके आंसर दे दिया, किसी ने यहां तक सोल्व किया आंसर दे दिया, किसी ने सोचा ही नहीं मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो तुम बताओ, तुम कौन से काम कर रहे हो? बबलू वाले काम कर रहे हो तुम, कि अप्लाई करना नहीं सीख रहे? समझ रहे हो तुम क्या कर रहे हो अपने साथ? तो भाई थोड़ा सा भी, अभी तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास, तो सुधरना है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया ऐसे मैंने 1000 क्वेश्चन करा दिए, अब मैंने बस क्या कर दिया? कंपेयर करवा दिया। मैंने तुम्हें इतने सारे, अगर मैं तुम्हें अलग अलग दे देता कि 1 ग्राम O2 में बताओ कितने ऑक्सीजन है, 1 ग्राम इसमें कितने, इसमें कितने हैं, तो तुम कर देते। अब मैंने उसको ना इकट्ठे करके दे दिया, तुम्हारे सीटियां बज गई। समझ रहे हो? मैं तो बस ऐसे बोल रहा हूँ, अभी तो शुरुआत है, बस ये कह रहा हूँ संभलना है तुम्हें। ये नहीं है कि भाई अभी तक हो जाना चाहिए था, कोई बात नहीं, नहीं हुआ उसकी मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हें ये चीज समझा रहा हूँ बस। क्लियर है? बढ़े आगे, बताओ। अब क्लियर हुआ? देखो क्वेश्चन कुछ नया था इसमें, बताओ। मैंने ऐसे, ये तो सिंपल सा था, मैंने तुम्हें C12H22O11 तक के मॉलिक्यूल में करवा दिया। ये तो सिंपल छोटे छोटे से मॉलिक्यूल थे। बेटा मैंने पूछा है कितने ऑक्सीजन एटम है, ये मेरे मॉलिक्यूल्स आए, इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ आगे लिखा भी करो ये आया क्या है। मेरे से एटम पूछा है, वही बात मैं तुम्हें हर क्लास में यही बताता हूँ। अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि 10 आदमियों के पास कितने हाथ है, तो आंसर 20 होगा ना? 20 होगा ना आंसर, क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक आदमी पे 2 हाथ होते हैं, तो 10 आदमियों में 20 हाथ होंगे। तो यहां पर मेरे से उसने पूछा कितने एटम्स है, मेरा भी निकला गया कितने O2 मॉलिक्यूल्स है, तो एक मॉलिक्यूल के पास 2 ऑक्सीजन है, तो 2 के पास कितने होंगे? समझ गए? संचित बेटा, संचित बेटा मुझे एक बात बताओ, जब मेरे को मास ही, जब मुझे मास ही O2 का गिवन है, तो मेरे मोल्स भी O2 के आएंगे, मॉलिक्यूल्स भी O2 के आएंगे। जब मुझे मास O का गिवन है, तो मेरे मोल्स भी O के आएंगे, एटम्स भी O के आएंगे। यहाँ पर मास मुझे O2 का गिवन है, O3 का, तो मोल्स भी O3 के आएंगे और मॉलिक्यूल्स भी O3 के आएंगे। तो जिसका गिवन होगा वही आएगा ना, इसलिए मैं बार बार आगे नाम लिखता हूं, तब तुम उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, तुम्हें लगता है ऐसे लिखी जा रहे हैं।
तभी ये वर्ड लिखता हूं मैं, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि पूछा क्या, निकालना क्या है। थोड़ी क्लियरिटी आई अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो तुम, कि तुम अच्छे से भी पढ़ नहीं रहे हो, समझ रहे हो। आगे बढ़े, चलो भाई अब पढ़ना स्टार्ट करो थोड़ा सा। ठीक है, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि भाई मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूं, तुम्हें दिखा रहा हूं कि अभी तुम्हारे पास 2 साल है, तुम सुधर सकते हो। ठीक है, अगर मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा तो आगे लेट हो जाओगे। ठीक है, मेरा कोई मोटिव नहीं है भाई मैं तुम्हें जान के मजाक उड़ाऊं तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, रब कर दो अब। चलो भाई, अब इस क्वेश्चन के बारे में खुद सोचना एक बार। अब जो बच्चा इस क्वेश्चन को जो हमने अलग नजरिया किया था उससे भी कर जाएगा, तो उसको और क्लियर होगा, क्लियरिटी उससे भी हो सकता है ये। उससे भी मैंने सिखाया कैसे एटम्स निकालते हैं, कर उससे भी सकते हो, जो मैंने अलग नजरिया सिखाया था। ये तो पुराने वाला हो गया, जैसे हम करते थे, समझ रहे हो। तो उससे भी कर सकते हो, करके देखना एक बार, अगर होता है तो। दिमाग लड़ाओ थोड़ा सा, आगे बढ़े। आगे बढ़े, बताओ। ठीक है, हेडिंग डाल लो। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बेटा, मैं आज तुम्हें डीपीपी दूंगा तो अच्छे से करना। ठीक है, पहले को अपनी नोटबुक को पढ़ना अच्छे से, उसके क्वेश्चंस को अपने हाथ से करना, उसके बाद डीपीपी करना। तो क्वेश्चन, अगला टॉपिक डालो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मैं सबसे पहले तुम्हें दिखाता हूं कि रिप्रेजेंटेशन क्या होती है एलिमेंट की। क्या रिप्रेजेंटेशन, हर बात को ध्यान से समझना। रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर मुझे एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, ध्यान से समझना। यहां पर मैं एक एलिमेंट मान लो एक्स है, कोई एक्स एलिमेंट है, कोई भी मान लो। ठीक है, एरा गैरा एबीसीडी कुछ भी, एक एलिमेंट है एक्स। उसके पैर में हमारा एक नंबर आता है, उसको हम बोलते हैं जेड। और उसके उसके माथे पर, अब उसके सर पर एक नंबर जड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो ए इधर भी हो सकता है, इधर भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे तुम, मतलब बस ये ध्यान रखना ये हमेशा ऊपर होगा। तुम्हारा ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार जेड इधर भी मिल सकता है। बस ध्यान रखना जो ऊपर लिखा होगा वो ए होगा, नीचे होगा वो जेड। समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना। अब ये जो जेड है, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। क्या नंबर मतलब होता है इसका? एटॉमिक नंबर। बोलो समझ रहे हो। ठीक है, और इसका नंबर होता है, ए का मतलब होता है मास नंबर। क्या होता है? मास नंबर। सबको क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब आता है एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक नंबर। ध्यान रखना, बच्चों के माइंड में पता क्या होता है, उनको ए मतलब एटॉमिक नंबर लगने लग जाता है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो ना, ए देखते हुए एटॉमिक नंबर होगा, ऐसा नहीं है। ए मेरा मास नंबर है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। एटॉमिक नंबर जिसको मैं जेड से लिखता हूं, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, सारी बातें इंपॉर्टेंट है ये। और जो मेरा मास नंबर होता है, मास नंबर जो होता है, ठीक है, जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बोलो आया ना। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, ध्यान रखना, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब मैं एक और टर्म बताने जा रहा हूं तुम्हें, एटॉमिक मास। तुम्हें पता है एटॉमिक मास? ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास तीनों अलग चीजें हैं। दोबारा बोल रहा हूं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास तीनों डिफरेंट चीजें हैं। अब ध्यान सुनो, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर क्या हो, मास, एटॉमिक मास क्या होता है? उन सबका मास। समझ रहे हो, मतलब प्रोटॉन का भी मास, सारे न्यूट्रॉन का भी, और सारे इलेक्ट्रॉन का। ये वाली बात मैंने तो पहले दिन ही बताई थी। अब एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से समझो। एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास इनके मुकाबले में बहुत कम होता है, बोलो सबको पता है। तो मैं इसको नेगलेक्ट कर देता हूँ, बोलो कर सकता हूँ। ठीक है, अराउंड, ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो मेरा मास ऑफ प्रोटॉन है ना, वो 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब अराउंड 2000 टाइम्स भारी होता है, ऐसा मान लो। ठीक है, अराउंड 2000 टाइम्स भारी होता है। तो अगर मैं बोलूं तो मैं इसको नेगलेक्ट कर दूं, इन दोनों के सामने बोलूं, अब होगा क्या? बहुत इंटरेस्टिंग खेल है, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग खेला है। वो इंटरेस्टिंग खेला इधर देखो सब,
बाय चांस, ध्यान समझना, मेरा जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास का जो मैग्नीट्यूड होता है, का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मेरा मास नंबर के बराबर होता है लगभग, ठीक है, अप्रोक्स बोल रहा हूं, ठीक है, अप्रोक्स बोल रहा हूं, अप्रोक्स, हम लगभग सेम ही लेते हैं लगभग जनरली, ठीक है। अब सोचो ऐसा क्यों हुआ, ये तो मेरा नंबर का एडिशन था, ये तो मेरा मास था। अब सोचो, याद करो, याद करो, मैंने जब तुम्हें मोलर मास कराया था, याद करो, मोलर मास और एटॉमिक मास कराया था, वहां पर कुछ ऐसी खिचड़ी पकी थी, जो सारी टर्म थी वो वन हो गई थी, याद है, वो जो बाकी सारी टर्म थी वो वन हो गई थी, जिसकी वजह से हम दोनों की मैग्नीट्यूड सेम आ गया था, याद है सबको। जब मैंने मोलर मास करवाया था तो मैंने क्या बताया था कि एक बहुत बड़ी सी टर्म आई थी, उसको मल्टीप्लाई करके मेरी वैल्यू वन आ रही थी, याद है, बोलो याद है। इसका मतलब अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो अलग अलग चीजें, ये तो तुम्हें दिख रहा है, ये तो मास है और ये सिंपल नंबर है, इन दोनों का वैल्यू लगभग सेम आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि एटॉमिक मास जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, उसमें कुछ पक्का ऐसा आ रहा होगा कि सब मल्टीप्लाई कर के वो वन बन रहा होगा। अगर वो लगभग वन बन रहा होगा तो मेरा ये और ये बराबर हो जाएगा। बोलो, डिटेल में नहीं जा रहा, बस बता रहा हूं कि दोनों में फर्क होता है, लेकिन हमारा मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। बोलो समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो, बोलो क्लियर है, ठीक है। इसकी डिटेल में नहीं जा रहा मैं, बस हल्का सा दिमाग में रखना ये वाली बात, ठीक है, बस मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बोलो, आप कुछ पॉइंट्स बताने वाला, पॉइंट्स वो ध्यान रखना, ये वाली बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, जो बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मुझे बताओ, अगर मैं न्यूट्रल एटम की बात करता हूं, न्यूट्रल एटम, मुझे बताओ न्यूट्रल एटम पे कोई चार्ज होता है, कोई न्यूट्रल एटम पे कोई चार्ज होता है, नहीं होता। इसका मतलब उसमें जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो, अगर मैं बोल रहा हूं मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब जितने मेरे पास प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तभी तो मैं न्यूट्रल हूं, तभी तो मैं न्यूट्रल हूं, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। बोलो समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो। अगर मैं बोलूं न्यूट्रल एटम का मतलब क्या होता है, उसमें जो मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। बोलो, और मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन और किसके बराबर है, अभी मैंने पेज पे लिखा हुआ तुम्हारे सामने, नंबर ऑफ प्रोटॉन और किसके बराबर है, दिख रहा है आपको, तो वो किसके बराबर होगा, जेड के भी बराबर। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल एटम के लिए है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल अगर होगा, समझ रहे हो। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तब जब मेरा न्यूट्रल होगा। बोलो समझ रहे हो। अगर न्यूट्रल नहीं होगा वो भी केस कराऊंगा, अभी उसको छोड़ो, अभी समझो मैं न्यूट्रल की बात कर रहा हूं। अब मुझे बताओ, इसका मतलब मुझे जेड तो पता ही होता है एटम्स का, जेड पता है, तो मेरे इनडायरेक्टली जेड अगर पता है तो मेरे प्रोटॉन निकल गए, ठीक है। अगर प्रोटॉन निकल गए तो इलेक्ट्रॉन भी निकल गए। बोलो हाँ या ना, क्योंकि सेम है। बोलो क्लियर है। अब कई बच्चे कह रहे हैं मैं जेड कैसे पता चलेगा, या तो एग्जामिनर ऐसे लिख के दे देगा, वहीं से उठाना है, ठीक है, या तुम्हें याद हो जाएंगे जो मैं तुम्हें बता, ठीक है, वो मास एटॉमिक मास के बराबर ही होता है जनरली। अब ध्यान रखना, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके होंगे, किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बहुत इजी है, मैथ्स है सिंपल, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होंगे, बोलो भाई। अरे, अरे सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, मुझे बताओ, अगर मैं मास नंबर लेता हूं, मास नंबर, मास नंबर में मेरे ये और ये आ रहे हैं, बोलो, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड के बराबर है, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि मैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूंगा तो मेरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। बोलो आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना, देखो, इसका मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका मत ओ सॉरी इसका मतलब प्रोटॉन, इसका मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका मतलब अगर इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। बोलो हाँ या ना, आ जाएंगे, बोलो। अब मैं तुम्हें छोटे छोटे एग्जांपल देता हूं, मुझे बताना, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें पूछ रहा हूं इसका, ठीक है, इसमें प्रोटॉन कितने, इसमें न्यूट्रॉन कितने और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, ठीक है, ऐसे बना लो, टेबल बना लो। सबसे पहले मैं दे रहा हूं कार्बन,
एक मैं दे रहा हूं, एक मैं दे रहा हूं। इसमें मुझे बता दो इन तीनों में प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन कितने हैं बताओ। अरे प्रोटॉन भाई, अरे प्रोटॉन, सीधी सी बात है, सुनो इधर, सीधी सी बात है, प्रोटॉन तो मेरे इसके बराबर ही तो होता है। प्रोटॉन तो इस पैर में पड़े हुए एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर तो ये रहा एटॉमिक नंबर। तो मुझे तो आंखें बंद करके सीधा यही लिख देना है। ठीक है, अब मुझे बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए मुझे 12 में से 6 माइनस करना है। देखो 12 में से 6 माइनस कर दूंगा, बोलो। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन बोलो। ऑब्वियस सी बात है। अगर क्या बताओ, कार्बन न्यूट्रल है क्या? अगर मैं बोलूं कार्बन है सिंपल, वो न्यूट्रल है। अगर वो न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन, बोलो, समझ गए? बोलो, क्लियर है सबको? अब इसमें बताओ, इसमें इसमें प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन, प्रोटॉन तो ये रे बाबू, बबुआ, ये रे देखो, बबुआ देखो 6। न्यूट्रॉन्स 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 7। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो भाई जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं, 6, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 6। एल्यूमिनियम में बता दो, एल्यूमिनियम में प्रोटॉन 13, ये रहा। न्यूट्रॉन 27 माइनस 13 कितना हो गया, 14। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बेटा, इलेक्ट्रॉन्स 13, बहुत बढ़िया, कर लिए। और बताओ, और बताओ, ठीक है, और बता दो मुझे, ठीक है, और बता दो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ऑक्सीजन 6, 18, ठीक है। एक मैं सिंपल कार्बन लिख देता हूँ, ठीक है, एक मैं लिख देता हूँ CO2। मुझे बताओ इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 6। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भाई, न्यूट्रॉन 18 माइनस 6 कितना होता है, 18 माइनस 6, सॉरी यहाँ 8 आना चाहिए था, ठीक है, मैंने गलती से यहाँ 8 ही बना दो, मतलब कोई गलत नहीं है, वहां 8 कर दो। तो 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स 8, बोलो, क्लियर है? ठीक है, कार्बन, अब मैंने बताओ यहाँ कार्बन के बारे में बताया ही नहीं मैंने। हाँ, हाँ संचित, यस, मैंने यहाँ तुम्हें बताया ही नहीं कार्बन। अब मुझे बताओ, कार्बन ये भी हो सकता है, कार्बन ये भी, पता तुम्हें आइसोटोप होते हैं, तो मैं कौन सा लूंगा बताओ? इजी सी बात है, तुम्हें सिखा रखा है, इजी सी बात है, जो ज्यादा पाया जाता है। मुझे बताओ ज्यादा कौन सा पाया जाता है, कार्बन 12। मतलब मेरे माइंड में ही होना चाहिए, अगर वो मुझे कुछ भी नहीं लिख रहा तो मुझे उसका नॉर्मल वाला लेना है, ठीक है। तो नॉर्मल वाला कैसा होता है, नॉर्मल वाला होता है, इसको मैं लिख दूंगा C6H12, ठीक है, ये याद हो जाएगा तुम्हें धीरे धीरे, ठीक है। एटॉमिक नंबर तुम्हें याद होते ही है, और एटॉमिक मास याद होते हैं, और मैं तुम्हें बताया देखो एटॉमिक मास भी यही होता है और मास नंबर भी यही 12 होता है लगभग, ठीक है, तो दोनों लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे अब इसके अंदर, 6, न्यूट्रॉन में 6 और इलेक्ट्रॉन में 6। अभी लास्ट वाला बता दो, लास्ट वाला, लास्ट वाला मुझे बता, टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं। देखो सिंपल सी बात है, कार्बन को तोड़ के लिख दो, कार्बन क्या होता है, C12, ये 6 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन को भी तोड़ के लिख दो, ऑक्सीजन नॉर्मल वाला ये होता है, और एक और ऑक्सीजन ये नॉर्मल वाला ये है। यक्षित बेटा, मैंने जो क्लास में लिखवाए थे उनके याद रखने हैं बस। तो मुझे बताओ टोटल प्रोटॉन कितने हैं, इन सबको ऐड कर दो, बोलो, इन सबको ऐड कर दो, कितना बनेगा, 22 दिख रहा है सबको, देखो। CO2 का मतलब क्या है, कार्बन, दो ऑक्सीजन मैंने लिख दिए, और तीनों को ऐड कर दिया। मुझे बताओ क्या CO2 न्यूट्रल है, क्या तुम्हें उस पर कोई चार्ज दिख रहा है, क्या उस पर कोई चार्ज दिख रहा है बच्चों, क्या उस पर चार्ज है? अगर चार्ज नहीं है तो आंखें बंद कर दो, आंखें बंद, आंखें बंद करके चुपचाप इलेक्ट्रॉन की 22 लिख दो, चुपचाप, समझ रहे हो? अब न्यूट्रॉन्स, 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 न्यूट्रॉन्स में क्या करना है, इन सबको ऐड करो, उसमें से ये माइनस कर दो, कितने आएगा, 22 ही आएगा बेटा। और एक शॉर्टकट भी बता दो, शॉर्टकट, शॉर्टकट सुनो, शॉर्टकट सुनो, शॉर्टकट सुनो, अरे सुनो सुनो, शॉर्टकट, शॉर्टकट। क्या तुम्हें ये दिख रहा है, यहां से डबल हो रहा है, हर कोई डबल हो रहा है, तुम्हें सबको दिख रहा है?
कि ये 6 का डबल 12 है, 8 का डबल 16 है, 8 का डबल 16 है। इसका मतलब ये हो सकता है, अगर ये डबल हो रहा है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। डबल का मतलब यही होता है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को माइनस करने पे मेरा आ रहा था। इसका मतलब इसमें भी आंखें बंद कर सकता था मैं, चुपचाप मैं लिख सकता था ये वाली बात। ठीक है, मैं सीधा लिख देता, क्योंकि ये डबल हो रहा है तो मेरा जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन भी है। समझ गए? बोलो बोलो, क्लियर है सबको? ठीक है, तो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। आज डीपीपी भेजूंगा, सुनो, उस डीपीपी को अच्छे से साफ सुथरा सोल्व करना है, उसको मुझे फिर सेंड करना है, उसके बाद मैं तुम्हें उसके सॉल्यूशंस भेजूंगा। ठीक है, आज रात तक छोटी सी होगी, ज्यादा नहीं क्वेश्चन दूंगा, बिल्कुल छोटी सी सिंपल सी। ठीक है, लेकिन उसको ईमानदारी से करना है और मुझे सोल्व करके भेजनी है अपने नाम के साथ, अपने बैच के साथ, बैच नंबर, बैच का नेम, अपना नाम और डीपीपी पीडीएफ फॉर्म में बना के भेजनी है। समझ गए सब? बोलो। इस बहाने मुझे तुम्हारा नाम भी पता चलेगा, ठीक है, इंटरेक्शन भी हो पाएगा। ठीक है, और नोट्स तो तुम भेजते हो, बहुत बढ़िया, हर रोज नहीं बोलूंगा लेकिन तुम्हें भेजना है, तुम्हें पता है। ठीक है, हाँ कर लो भाई, नोट कर लो, मैं कहाँ जा रहा हूँ बेटा, नोट तो करना ही है, अपने लिए थोड़ी लिख रहा हूँ। तुम्हें कितनी बार बताया, नोट्स तो ऐसे बनाओ कि उसके अंदर कुछ बचे ही ना लिखने को। ये चीज और कौन लिखेगा, मेरे लिए थोड़ी है ये, तुम्हें ही आगे पढ़ना है इनको। मुझे तो आता ही है, अपने लिए थोड़ी लिखूंगा। बोर्ड पे तो जो लिख रहा हूँ सब लिखना है, तुम्हारे लिए है वो सब, ये पूछने वाली बात ही नहीं है। ओके, तो आज थोड़ा मोटिवेशन आया। हाउस द जोश, हाउस द जोश बच्चा, हाउस द जोश, हाई पक्का। चलो बहुत बढ़िया, और जो नए बच्चे हैं वो मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे एक बार। ठीक है, जिससे क्वेश्चन नहीं भी हो रहे, बस हार नहीं माननी, बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओ, जरूर हो। बेटा मैं कल आगे और इन पे कराऊंगा, अभी तो बेसिक कराए हैं, मुश्किल वाला तो कल करेंगे, कल दोबारा हुआ ये। ठीक है, कर लिया तुमने नोट? एंड कर दो मीटिंग, मेरी क्लास अभी रख ली, वरना स्क्रीनशॉट ले लो जिससे नहीं किया। बेटा वो भी मैंने सोचा नहीं कितने क्वेश्चन होंगे, अभी बनाऊंगा। कल छुट्टी है ना तुम्हारी, कल क्लास तो नहीं होती शायद तुम्हारी, आराम से करते रहना। बेटा वो डिपेंड करता है, कुछ फिक्स नहीं है।